नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं ALP टेक्नीशियन NTPC ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस का सुपर सेट। यह सुपर सेट 1 है। दोस्तों, इसमें पिछले ALP टेक्नीशियन NTPC एग्जाम में पूछे गए साइंस के प्रश्न मिलेंगे और साइंस के हर एक टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप ALP टेक्नीशियन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से साथियों पता चलता है एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए साथियों, हम सुपर सेट 1 को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल को संदर्भित नहीं करता। 4 विकल्प दिया गया है साथियों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको रेसस कारक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बात किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल का बात किया जाए साथियों तो यह याद रखिएगा पीले रंग का दर्भ होता है। किस रंग का दर्भ होता है तो साथियों यह पीले रंग का याद रखिएगा दर्भ होता है जो वसा से बना होता है। किससे बना होता है कोलेस्ट्रॉल दोस्तों? तो कोलेस्ट्रॉल आपको बना होता है वसा से। रेसस कारक का अगर साथियों बात किया जाए रेसस कारक का तो यह ब्लड ग्रुप से संबंधित है। साथियों इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ से होता है? कहता ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में दिया गया है। तो साथियों ये सभी का पाचन होता है आपको छोटी आंत में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। बड़ी आंत का अगर दोस्तों बात किया जाए तो बड़ी आंत में याद रखिएगा अब पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? पानी का अवशोषण होता है। अगर दोस्तों बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट का तो कार्बोहाइड्रेट साथियों यह ऊर्जा का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर प्रोटीन का बात किया जाए साथियों तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। किसको बोला जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। अगर प्रोटीन का खोज का बात किया जाए तो 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन संख्या 3 कहता है निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के जमाव में शामिल होता है? कौन होता है? 4 विकल्प साथियों आपके सामने दिया गया है। तो फाइब्रिनोजेन होता है शामिल। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। फाइब्रिनोजेन का अगर बात किया जाए दोस्तों तो यह याद रखिएगा अब प्लाज्मा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साथियों प्लाज्मा में, याद रखिए पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन दोस्तों यह याद रखिएगा क्या है? तो यह आपको होता है अब प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? यह अब प्रोटीन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए हिपेरिन के बारे में, किसके बारे में साथियों? हिपेरिन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यह रक्त का थक्का नहीं होने देता है। कौन? हिपेरिन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 कहता है डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। दोस्तों इसका नाम बताना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपको प्लाज्मा। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए साथियों क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है निम्नलिखित में से किस समूह रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ए, बी, ओ। कहता है ए और बी दिया गया है। किसको माना जाता है? तो ओ को माना जाता है। अगर साथियों ओ में भी पूछा जाए किसको तो एक होता है ओ पॉजिटिव वाला और दूसरा होता है ओ निगेटिव वाला। तो ओ निगेटिव वाला बोलिएगा, इसको दोस्तों माना जाता है।
तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ए बी के बारे में तो इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। साथियों, रक्त समूह का खोज लेड अस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, याद रखिएगा, कितना ईस्वी में किया था? तो 1900 ईस्वी में इसका खोज किया था। दोस्तों, अगर बात किया जाए ओ निगेटिव के बारे में तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग लॉक कीजिए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन क्या है? उस ईंधन का नाम आपको बताना है। तो यूरेनियम 235 इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन करें जो परिसंचरण के संबंध में सत्य नहीं है। साथियों, सभी प्रश्न एएलपी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है। ऑप्शन बी कहता लाल रक्त द्रव संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी कहता मानव आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। ऑप्शन डी कहता है एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कहता 6.8 लीटर रक्त होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? आपको सत्य नहीं कहता, इसका मतलब असत्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है। यह प्रश्न गलत है साथियों, याद रखिएगा। कितना होता है? तो 7% होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता H2O2 प्लस Cl2 यह बनाता है आपको HCl प्लस O2। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? दोस्तों, यह किसके रूप में कार्य करता है? एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव रक्त बताना है कैसा होता है। कहता उदासीन, थोड़ा अम्लीय, कहता अम्ल या क्षार में परिवर्तनीय। ऑप्शन डी कहता थोड़ा क्षारीय। दोस्तों, इस प्रश्न का अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, थोड़ा क्षारीय। दोस्तों, रक्त का पीएच मान पूछता है एग्जाम में। जो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है साथियों? तो तरल संयोजी ऊतक होता है अगर रक्त पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की कहता विशिष्ट योग्यता रखता है? एल्यूमिनियम दिया गया है, हाइड्रोजन कहता है, कार्बन और नाइट्रोजन दिया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको कार्बन। दोस्तों, अगर कार्बन का बात किया जाए तो कार्बन होता है आपको अधातु। क्या होता है? यह अधातु होता है। इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 6 होता है और इसका प्रतीक अगर पूछा जाए तो C बोलिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में साथियों नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। एल्युमिनियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक Al होता है और परमाणु क्रमांक 13 होता है। हाइड्रोजन दोस्तों, इसका प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, कितना होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 120/80 mmHg हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, रक्तचाप जिसको बीपी बोलते हैं, याद रखिएगा। रक्तचाप साथियों इन्हीं को बीपी बोला जाता है। अगर 120 पूछा जाए साथियों तो इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, सिस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है इसको। अगर दोस्तों 80 के बारे में पूछा जाए तो साथियों 80 को बोला जाता है, याद रखिएगा, डायस्टोलिक रक्तचाप इन्हें बोला जाता है 80 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सोडियम कार्बोनेट को
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? उस गैस का नाम बताना। हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प डी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जिसको बोला जाता है CO2। दोस्तों वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछा जाए तो 0.03% बोलिएगा। क्लोरीन दोस्तों इसका संकेत Cl और परमाणु क्रमांक 17 होता है। किसका? तो क्लोरीन का, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। क्या बनाने के लिए इसे पानी में घोला जाता है? 4 विकल्प साथियों दिया गया है और इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन सी चुनिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। अगर दोस्तों मैग्नीशियम का बात किया जाए तो यह क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो साथियों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसका प्रतीक का बात किया जाए तो Mg और परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 12 इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है। कहता है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का परिवहन करता है? सफ़ेद रक्त कोशिका, जिसको साथियों WBC बोला जाता है। कहता है रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका, जिसको साथियों RBC बोला जाता है। कहता है प्लाज्मा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो लाल रक्त कोशिका होना चाहिए। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए तो आप 120 दिन बोलिएगा। लाल रक्त कोशिका का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। किससे दोस्तों ज्ञात की जा सकती है? स्पर्शज्या से ज्ञात की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? कौन ऊतक दोस्तों रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मांसपेशीय ऊतक। अगर दोस्तों ऊतक के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा कोशिकाओं के समूह को। किसके समूह को साथियों? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता अनुचुंबकीय पदार्थ के एक बार को एक प्रबल बाहरी कहता चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, फिर इसके अंदर का क्षेत्र डैश की संभावना है। किसकी संभावना है? समान रहने, बढ़ने, पूरी तरह से गायब हो जाने और कहता है घटने। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बढ़ने हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के दरम्यान उनके बीच की दूरी को समान रखे हुए आधे कर दिया जाए कहता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तब गुरुत्वाकर्षण बल का आपको मान बताना है तो F/4 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का मान। मानव शरीर की नाड़ी दर की जांच क्यों की जाती है? कहता है हृदय के कार्य की जांच करने के लिए, मस्तिष्क के कार्य की जांच करने के लिए। ऑप्शन सी कहता रक्त की मात्रा की जांच करने के लिए। ऑप्शन डी में दिया गया है फेफड़ों की स्थिति की जांच करने के लिए। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हृदय के कार्य की जांच करने के लिए मानव शरीर की नाड़ी दर की जांच की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भट्टियों में सामान करना पड़ता है? साथियों 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प एक बार हम पढ़ देते हैं। कहता है बोलोमीटर, पायरोमीटर,
आमीटर और फ्लक्स मीटर दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको पायरोमीटर, ऑप्शन बी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगर बोलोमीटर का दोस्तों बात किया जाए तो यह याद रखिएगा उष्मीय विकिरण को मापता है। किसको मापता है? यह उष्मीय विकिरण को मापता है। किसको दोस्तों? उष्मीय विकिरण को मापता है यह। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए आमीटर का, तो आमीटर साथियों धारा को मापता है। किसको मापता है? धारा को मापता है। और फ्लक्स मीटर का बात किया जाए तो यह प्रतिदीप्ति को मापता है। किसको मापता है? प्रतिदीप्ति को मापता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सामान्य मानव हृदय की धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 80 से 100 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उस उपकरण का नाम चुनना है। उस उपकरण का नाम होगा इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों उस उपकरण का क्या है? तो नाम है। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा, फेफड़े, हृदय और आमाशय दिया गया है। हृदय पर किया जाता है। जैसे दोस्तों ईसीजी का बात किया जाए, यह किससे संबंधित होता है? तो हृदय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा उसके टर्मिनलों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? कौन नियम हो जाएगा? देखिए ए ऑप्शन में कहता है आवेश का नियम, बी ऑप्शन में कहता है दोस्तों विकिरण का नियम, सी ऑप्शन में कहता है ओम का नियम और डी ऑप्शन में कहता है जूल का नियम। दोस्तों लॉक कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब ओम का नियम हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विभव और विभवांतर का मात्रक पूछा जाए आपसे तो आप वोल्ट बोल सकते हैं। विभव और विभवांतर का मात्रक इसका प्रतीक भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन में से निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? हीमोग्लोबिन में साथियों लोहा धातु पाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है। लोहा धातु का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो आप Fe बोल सकते हैं। और साथियों जिंक जिसको याद रखिएगा जस्ता बोला जाता है, इसको Zn बोलते हैं। कॉपर साथियों जिसको तांबा बोला जाता है, इसको Cu बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। बनने वाली छवि डैश होगी। दोस्तों बनने वाला आपको प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कहता वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी कहता वास्तविक और सीधी, ऑप्शन सी कहता आभासी और उल्टी, ऑप्शन डी कहता है आभासी और सीधी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको वास्तविक और उल्टी। वास्तविक और उल्टा ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आपको पाया जाता है रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग दोस्तों, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है साथियों आपको लोहा धातु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है। इसे दोस्तों कौन पदार्थ बोला जाता है? तो इसे प्राध्वनिक बोला जाता है। ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 कहता है किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित कहता EMF होगा। साथियों EMF का बात हो रहा है, विद्युत वाहक बल याद रखिए। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन
डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो 4 विकल्प दिया गया, हरा, बैगनी, पीला और लाल कहता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लाल, याद रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। खतरा के रंग का संकेत दोस्तों लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डैश होगी? रैखिक, टेढ़ी मेढ़ी, चरघातांकीय तथा परवलयाकार। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों आज के इस सुपर सेट 1 में टोटल साथियों 31 प्रश्न थे। तो आज का यह सेट कैसा लगा आप लोग साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों हम मिलते हैं सुपर सेट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।